सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कूटनीतिक दोस्ती की उस तस्वीर की जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक दोस्ती की ये तस्वीर ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है, कहीं शॉकिंग न्यूज भी बनी हुई है। इसकी वजह की चर्चा आज हम तस्वीर से करने वाले हैं, विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंच चुके हैं। विशेष बात यह है कि इजराइल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पीएम मोदी का दिल से स्वागत कर रहा है। ये तस्वीर, ये दोस्ती, ये कूटनीतिक रिश्ता क्यों कुछ देशों को कांटों की तरह चुभ रहा है, इसे सिर्फ 10 पॉइंट में समझिए। उसके बाद भारत और इजराइल के संबंधों के नए अध्याय का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इस वक्त अमेरिका और ईरान में कैसे महायुद्ध वाला तनाव है, ये पूरी दुनिया देख रही है। इस तनाव में इजराइल की भी बड़ी भूमिका है, ये भी आप नेतन्याहू के कई बयानों और ऐलान से समझ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में पीएम मोदी इजराइल में कदम रख चुके हैं। ऐसे माहौल में पीएम मोदी इजराइल के 2 दिन के दौरे पर वहां पहुंच चुके हैं। बड़ी बात यह भी है कि पीएम मोदी के स्वागत में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट गए, उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। इस पर पूरी दुनिया की नजर है। टीवी 9 पर पीएम मोदी के संबोधन का एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। इस दौरे में पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच कई मुद्दों पर बात होगी। आज रात पीएम मोदी के सम्मान में नेतन्याहू निजी रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगे। इस दौरान भारत और इजराइल के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। बड़े सुरक्षा समझौते का नया एमओयू साइन होने की उम्मीद है। डील में टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। ऐसी चर्चा है कि आधिकारिक रूप से इस पर मोहर लगने वाली है। यह भी बताया जा रहा है कि भारत और इजराइल के बीच आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक ट्रांसफर करने पर बात हो सकती है। इसके संकेत नेतन्याहू पहले ही दे चुके हैं। एक और बड़ी बात यह है कि कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ नेतन्याहू हेक्सागन गठबंधन वाला प्लान बना रहे हैं। ये क्या है और कैसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से बड़ा कदम हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। पिछले 9 वर्ष में पीएम मोदी की दूसरी इजराइल यात्रा है ये। इससे पहले 2017 में वो इजराइल दौरे पर गए थे, जिसके बाद 2018 में नेतन्याहू भारत दौरे पर आए थे। अब एक बार फिर दोस्ती की नई नींव रखी जा रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया में महायुद्ध वाला माहौल है। ये इजराइल की संसद कनेसेट की तस्वीर है, जहां कुछ मिनटों के बाद पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। इजराइल की संसद तिरंगे के रंग में रंग चुकी है। आपको बता दें, ये तस्वीर इजरायली संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर की है। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता भी इजराइल में मौजूद हैं। वो हर उस जगह पर गए जहां पीएम मोदी और नेतन्याहू के जाने का कार्यक्रम है। कैसे इजराइल में भारत के रंग दिख रहे हैं इस वक्त, इजराइल भारत के रंग में रंगा है। सिर्फ 120 सेकंड की रील में आप भी देखिए। इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको इजराइल की संसद दिखाते हैं, जिसे इजरायली भाषा में, हिब्रू भाषा में कनेसेट कहा जाता है। तो ये सामने में आप देखिए, टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप इजरायली संसद की इमारत को देख रहे हैं। संसद के ठीक सामने में हम मौजूद हैं और यहाँ सामने में आप देखिए, यहाँ पर ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इजराइल है, यानी संसद के ठीक सामने की बिल्डिंग जो है वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। इस वक्त हमारे कैमरे पर आप उस होटल को देखिए जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरने वाले हैं। जेरूसलम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक कहा जाता है, जिस शहर को लेकर ईसाई, यहूदी और मुस्लिम सभी अपना दावा पेश करते हैं। और ऐसी स्थिति में न केवल धार्मिक कारणों से बल्कि राजनीतिक कारणों से भी जेरूसलम खासा चर्चा में रहने वाला है। 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल आए थे, तब उनकी यात्रा का मुख्य केंद्र तेल अवीव था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा में जेरूसलम का विशेष महत्व रहने वाला है। और इसीलिए न केवल होटल बल्कि उसके आसपास के इलाकों में, चाहे सड़कों पर, गली चौराहों में, यहाँ पर भारतीय आन बान शान के प्रतीक तिरंगे लगाए हुए हैं। इस वक्त आप कैमरे पर चाहे भारत के तिरंगे और इजराइल के झंडे लगातार देख सकते हैं, जिसे आसपास इस शहर में काफ़ी संख्या में लगाए गए हैं। अपने इजराइल यात्रा के दूसरे दिन यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी एक बेहद खास जगह जाने वाले हैं और इस जगह का नाम है याद वाशेम, यानी वो जगह जो इजराइल के इतिहास को बताता है। दूसरे विश्व युद्ध और उससे पहले नाजी शासन के दरमियान करीब 60 लाख यहूदी मारे गए थे और इसकी याद में इजराइल में जेरूसलम में
याद वाशेम बनाया गया। 45 एकड़ में फैले हुए इस कैंपस में म्यूजियम है और इसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी और दूसरी चीज़ें हैं और जिसमें यहूदियों के इतिहास को संजो कर रखा गया है। यरूशलेम में पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। किंग डेविड होटल में पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। भारतीय समुदाय ने पीएम का यहां स्वागत किया। देखिए किस तरह से जब पीएम यहां पहुंचे तो यहां होटल में उनका स्वागत किया गया है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ पीएम का स्वागत, उनसे मुलाकात भी की। यहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने कुचिपुड़ी और कथक के साथ पीएम का स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय से जिस वक्त होटल में प्रधानमंत्री मिल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किंग डेविड होटल में प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय ने उनसे मुलाकात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके सामने पेश किए गए, इसमें कुचिपुड़ी और कथक नृत्य प्रधानमंत्री ने देखा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से स्वागत किया गया है भारतीय समुदाय द्वारा, उसकी ये तस्वीर है। भारत और इजरायल में दोस्ती में वैसे तो डिफेंस डील, हेक्सागन गठबंधन, नई तकनीक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, व्यापार जैसे कई मुद्दों पर बात होगी, समझौते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा डिफेंस वाली हो रही है। डिफेंस वाली डील में 2 हथियारों की चर्चा सबसे ज्यादा है। एक का नाम है आयरन डोम। ऐसे संकेत हैं कि भारत और इजरायल में आयरन डोम वाली डील होगी। आयरन डोम भारत को मिल सकता है, भारत के साथ मिलकर इजरायल इसे बना भी सकता है। दूसरे हथियार का नाम है स्काई स्टिंग मिसाइल। इजरायल से भारत को स्काई स्टिंग मिसाइल मिल सकती है, इसकी भी चर्चा है। कितनी खास है ये स्काई स्टिंग मिसाइल, आपको बताते हैं। इसकी 250 किलोमीटर की रेंज है। ये एयर टू एयर मिसाइल है, तेजस जेट में फिट होकर दुश्मनों को खत्म कर सकती है। भविष्य में भारत में भी इसका निर्माण संभव है। मतलब यह कि भारत और इजरायल की दोस्ती में आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया गया है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने एक और संकेत दिया था। ये हेक्सागन गठबंधन वाले संकेत हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हेक्सागन गठबंधन क्या है, इसमें कौन कौन से देश हैं और ये कैसे भारत के लिए अहम है। हेक्सागन गठबंधन में इजरायल, भारत, यूएई, ग्रीस, साइप्रस और अमेरिका हैं। ये नेतन्याहू की ओर से प्रस्तावित एक रणनीतिक और भू राजनीतिक अवधारणा है। इसे आसान शब्दों में गठबंधन का षटकोण भी कह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति, आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी है। आपको बताते हैं नेतन्याहू का प्लान क्या है। सभी देशों की अहमियत से इसका मतलब समझिए। इजरायल की जो अहमियत है इसमें वो ये है कि रणनीति का केंद्र होगा, टेक्नोलॉजी और डिफेंस हब है। भारत हिंद महासागर की शक्ति है, इंडो अब्राहम सहयोग की एक अहम कड़ी है। यूएई अब्राहम समझौते के बाद इजरायल का सबसे मुख्य साझेदार है। ग्रीस इसलिए क्योंकि पूर्वी भूमध्य सागर में इजरायल का ये सहयोगी है, यूरोपियन यूनियन का देश है। साइप्रस अफ्रीकी महाद्वीप में ऊर्जा और नेवी की एक बड़ी शक्ति है। अमेरिका सुरक्षा गारंटी और व्यापक सामरिक समर्थन वाला देश है और इस वजह से वो इसमें होना जरूरी है। भारत और इजरायल की आयरन डोम वाली दोस्ती की चर्चा लेकिन पाकिस्तान में भी हो रही है। वहां के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि शॉकिंग न्यूज है। वहां यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को घबराने की जरूरत है। भारत और इजरायल की नजर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर है। ऐसे में इजरायल पाकिस्तान बॉर्डर तक आकर बैठ जाएगा। भारत बड़ी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो भारत को पाकिस्तान और चीन से सुरक्षित रखे। आप खुद सुनिए पाकिस्तान में इस वक्त कैसी चर्चा है। और सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां हर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। लोकतंत्र पर लगातार बारूद तंत्र हावी हो रहा है। कहीं सेना पर हमले हैं, कहीं बम धमाके, तो कहीं बगावत वाले नारे हैं। इस बीच आसिम मुनीर ने ओवर कॉन्फिडेंस में अफगानिस्तान से पंगा ले लिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, कई निर्दोष बच्चों को मार दिया। मुनीर को शायद लगा होगा कि वो हवाई हमला करेंगे और तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब मुनीर का ये भ्रम दूर हो चुका है। मुनीर सेना से बदला लेने के लिए तालिबान आधी रात को पाकिस्तान पर टूट पड़ा, वो भी इस कदर कि मुनीर आर्मी के पसीने छूट गए।
तालिबान ने पहले ही ये धमकी दी थी कि वो अपने तरीके से पाकिस्तान का हिसाब करेगा, पाकिस्तानी सेना की बमबारी का अपने तरीके से जवाब देगा। अब यही हो रहा है। अफगान लड़ाके मुनीर की सेना को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगान लड़ाकों ने आधी रात रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। जहां मुनीर ने निर्दोष अफगानों को मारा, वहीं तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी का बुरा हाल किया। 13 निर्दोष बच्चों की मौत का बदला तालिबान ने 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार कर लिया है। यानी अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। हमारे पास कई वीडियो सबूत हैं जो पाकिस्तान की सत्ता की परेशानी को बढ़ा सकते हैं, जो ये बयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने तालिबान न पहले कमजोर था और न ही अब कमजोर है। फिलहाल पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर जंग जैसे हालात हैं। बॉर्डर के पास पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया गया है। अफगान लड़ाकों ने MLRS से रॉकेट बरसाए हैं। कई पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हुई हैं। कुछ पोस्ट पर तालिबान के कब्जा कर लेने की जानकारी है। दावा है कि कुल 11 पाकिस्तानी पोस्ट को टारगेट किया गया है। अफगानिस्तान ने किस तरह पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया, उसका वीडियो सबूत देखिए। अफगान लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर से ऐसा हमला किया कि पाकिस्तानी ठिकाने धुआं धुआं हो गए। हमले का ये दूसरा वीडियो देखिए जब अफगानिस्तान की तरफ से रॉकेट अटैक हुआ। ये हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। तालिबान ने कैसे पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ाया, ये उसका वीडियो है। नरसंहार और तोरखम के इलाकों में कैसे हमले किए गए हैं। दोनों तरफ से हुए हमलों के बाद कई इलाकों से आगजनी की तस्वीरें सामने आई। खबरों के मुताबिक तालिबान ने कुछ जगहों पर सीमा पर लगी बाढ़ को भी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को ऐसी धमकी दी गई है जिसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का ब्लड प्रेशर बढ़ना तय है। ये धमकी तालिबान की सैन्य अदालत के प्रमुख अब्दुल हादी हिम्मत ने दी है। उन्होंने कहा कि तालिबान लड़ाके पाकिस्तान के 2 प्रमुख शहरों पेशावर और क्वेटा पर कब्जा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस 2 दिन जंग करने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि इसके लिए तालिबान प्रमुख के आदेश का इंतजार है। जैसे ही आदेश मिलेगा अफगान लड़ाके इस जंग के लिए निकल पड़ेंगे। सिर्फ अफगान बॉर्डर ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान मुनीर आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। पिछले 2 महीनों में TTP ने पाकिस्तान में 164 हमले किए हैं, जिसमें 265 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। वहीं 145 पाकिस्तानी नागरिकों की भी मौत हुई है। TTP के टारगेट पर पुलिस और फ्रंटियर कोर के सैनिक हैं। बॉर्डर पर तालिबान और पाकिस्तान में TTP आसिम मुनीर के लिए ये दोहरी चुनौती है, क्योंकि इस वक्त तालिबानी लड़ाकों के पास वो हथियार हैं जिनका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है, जिनमें अमेरिकी M16, M4 और M29 लाइट मशीन गन शामिल हैं। इसके अलावा M2 और M240 जैसी हैवी मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर भी हैं। RPG-7 और 84 जैसे रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइलें भी हैं। भारी हथियारों में 122 mm की हॉवित्जर तोप है। तालिबान ने एक मिलिट्री परेड के दौरान स्कड मिसाइल एल्ब्रोस R300 मिसाइल भी दिखाई थी, जिनकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जहां आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबरें काफी स्पेस ले रही हैं। एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का मामला हर दिन नए टर्न और ट्विस्ट के साथ उलझता ही जा रहा है। दूसरी तरफ आज यूपी BSP के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापामारी हुई। इन दोनों खबरों से यूपी का राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमने इन दोनों खबरों पर सत्ता की कुंजी बनाई है, लेकिन पहले बात करते हैं हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल रेड की। यूपी के रसरा से BSP के इकलौते विधायक हैं उमा शंकर सिंह। आज उनकी सुबह इनकम टैक्स की छापेमारी टीम की एंट्री से हुई। सुबह सुबह इनकम टैक्स के 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने उमा शंकर सिंह के लखनऊ, सोनभद्र और बलिया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। इस मेगा रेड में आयकर विभाग की बड़ी टीम शामिल रही। छापेमारी के दौरान किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए उमा शंकर सिंह के आवास के बाहर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। कार्रवाई के दौरान किसी को भी उनके घर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, ना ही किसी को बाहर जाने दिया गया। गेट को अंदर से लॉक कर दिया गया था और पूरे आवास और ऑफिस को कब्जे में ले लिया गया। छापेमारी के दौरान फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य रिकॉर्ड्स को भी जांचा गया है। छापेमारी की खबर लीक ना हो, इसके लिए आयकर टीम ने लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। गाड़ियों पर शादी से जुड़े पैम्फलेट लगाए गए थे ताकि किसी को शक ना हो। ये पूरी छापेमारी खनन से जुड़ी बताई जा रही है।
लखनऊ और बलिया के अलावा करीब 25 गाड़ियों के काफिले के साथ इनकम टैक्स विभाग की टीम सोनभद्र भी पहुंची। टीम ने वहां उनसे जुड़े 6 व्यापारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। दरअसल विधायक उमाशंकर सिंह करीब 11 महीने पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में चर्चा में आए थे। तब सतर्कता विभाग ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। इस जांच के घेरे में उनकी पत्नी पुष्पा, बेटे युकेश और बेटी यामिनी भी हैं। विभाग ने इनके नाम पर खरीदी गई कई संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया और अब 11 महीने बाद वही सारे सबूत छापेमारी में काम आ रहे हैं। उमाशंकर सिंह के जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई वो इतने बड़े हैं कि इनमें जमीन, मकान और फ्लैट के साथ साथ कई व्यावसायिक और खेती से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल हैं। अब इस पर थोड़ी राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस छापेमारी पर कटाक्ष किया है और कहा कि यह छापा इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोग अभी जापान गए हुए हैं। जाहिर है उनका इशारा सीएम योगी की जापान यात्रा पर है। एक बार राजनीतिक बयानों वाली रील देखिए, फिर आपको ये बताते हैं कि बीएसपी के इकलौते विधायक के ठिकानों पर इनकम टैक्स की नजर क्यों ठहर गई है। इस वक्त हम लखनऊ के विपुल खंड में विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर मौजूद हैं, जहां पर अभी इनकम टैक्स की टीम जो है वो सुबह से लगातार अंदर ही मौजूद है। सामने अगर आपको हम तस्वीर दिखाएं तो ये गेट बंद रखा गया है और अंदर से इसको लॉक रखा गया है। क्या बाहर से अंदर लोग आ रहे हैं इस वक्त या बंद रखा? नहीं, बंद है, गेट बंद है। कितने बजे पहुंची थी आईटी की टीम? यही 10:30 बजे लगा। उमाशंकर सिंह जी घर में मौजूद? जी 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 जी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि जानकारी मिल रही है कि उमाशंकर सिंह इस वक्त अपने आवास में ही मौजूद हैं अपने परिवार के साथ और आईटी की जो टीम है वो भी भीतर ही मौजूद है। कितने की संख्या में आए थे ये इनकम टैक्स वाले? कितने संख्या थी लोगों की? 8 गाड़ियाँ हैं बस। 8 गाड़ियाँ हैं और पुलिस वाले भी थे साथ में? हाँ। क्या छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। वैसे इस छापेमारी में कितना काला और सफेद धन निकलेगा ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन विधायक उमाशंकर सिंह यूपी के टॉप 10 धनवान विधायकों में गिने जाते हैं। उनके 2022 के शपथ पत्र के अनुसार वो 54 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इसमें 18.05 करोड़ रुपए की चल और 35.99 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। उन पर 13 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। गोमती नगर के विपुल खंड में विधायक का आवास और दफ्तर है। उनकी पत्नी पुष्पा सिंह सीएम इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उमाशंकर सिंह मूल रूप से बलिया के हैं और राजनीति से पहले वो फुल टाइम ठेकेदार थे। उमाशंकर सिंह पहली बार बीएसपी के टिकट पर 2012 में रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2017 में भी बीएसपी ने उन्हें दोबारा टिकट दिया। बीजेपी की लहर के बाद भी वो चुनाव जीते। 2022 में लगातार तीसरी बार वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2012 में पहली बार विधायक बनने के बाद भी वो फुल टाइम ठेकेदार ही बने रहे। विधायक होने के बावजूद वो लोक निर्माण विभाग से सरकारी ठेके लेकर सड़क निर्माण का काम करते रहे। इस मामले में उनके खिलाफ जांच हुई और 29 जनवरी 2017 को उनकी विधायकी चली गई। दरअसल मामला यह था कि 2009 में उमाशंकर सिंह ने छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से लोक निर्माण विभाग में ए क्लास ठेकेदार के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके वो स्वयं प्रोप्राइटर थे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन जुलाई 2012 तक की अवधि के लिए था। जुलाई 2012 में उनकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो गई और उन्होंने कंपनी का नवीनीकरण भी नहीं करवाया। इसी बीच मार्च 2012 में उमाशंकर सिंह विधायक चुने गए। इस दौरान रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद भी उमाशंकर सिंह को 18 ठेके दिए गए, यानी कई ठेके वैध रजिस्ट्रेशन न होने के बावजूद लेने के आरोप उन पर लगे। वैसे उमाशंकर सिंह भले ही बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते हों, लेकिन दूसरी सरकारों में भी उन्हें ठेके मिलते रहे हैं। उमाशंकर सिंह की फर्म छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर को यूपी पीडब्ल्यूडी की ओर से 2009 से 2013 के बीच 1410 करोड़ रुपए के ठेके मिले हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार मायावती सरकार में तो उमाशंकर सिंह को खूब ठेके मिले। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी 20 ठेके उन्हें मिले। वैसे ठेकेदारी से पहले उमाशंकर सिंह ने छात्र राजनीति भी खूब की। वैसे तो उमाशंकर सिंह 12वीं पास हैं, लेकिन 1990 में वो बलिया के एएसी कॉलेज से छात्र संघ के महामंत्री चुने गए।
वर्ष 2000 में वो बलिया के जिला पंचायत अध्यक्ष बने और स्थानीय राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। 2011 में उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की। 2012 में पहली बार रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और 2022 के चुनाव में तो बीएसपी का विधानसभा में खाता सिर्फ उनके दम पर ही खुला था। लेकिन 2026 में उनके खाते पर अब जांच एजेंसियों की नजर है, जो उनके लगातार धनवान होने की असली वजह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, जहां यौन शोषण के मामले में हर दिन नए नए सबूतों की एंट्री हो रही है। कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह आरोप लगाया था कि आशुतोष महाराज एक पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आशुतोष महाराज ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि 20 बटुकों के साथ गलत हुआ है। अभी तो सिर्फ 2 सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ऐसे सबूत हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सजा से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि अदालत अपने तरीके से काम कर रही है। जितना मैंने दिया है कि दुनिया की कोई हस्ती, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की पुलिस से जांच करा लो या विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी, वहाँ भी नहीं बचा पाएगा आपको। 20 से अधिक बटुक हैं और महिला भी है। कुछ बटुकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो उनको छुपा के क्यों रखा है? महीनों से छुपा के क्यों रखा है? दो को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? यदि प्रखंड निराधार होता तो माननीय न्यायालय FIR के आदेश क्यों करते? अब वह कैद हो चुकी कागजों में, सीडीओ में, कैमरों में, कि अब इनको फांसी की सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। अब कोर्ट है, अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। कोर्ट के बारे में क्यों हमसे आप टिप्पणी करवाना चाहते हो? कोर्ट है, कोर्ट अपने ढंग से अपना कार्य कर रही है। हमें अविमुक्तेश्वरानंद से जान का खतरा है, इसके चेलों से खतरा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि शंकराचार्य का सम्मान बचाने की जरूरत है। जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ एक्शन होता है। शंकराचार्य का सम्मान बचाने की जरूरत है और बीजेपी का चरित्र और करैक्टर आपने देखा है। जो उसके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने के लिए उन्होंने कानूनी कोई मदद लेनी पड़ेगी। तो कानूनी मदद के लिए अधिकारियों के माध्यम से न जाने क्या क्या कराएंगे। अब झूठा मुकदमा लगा दिया, बताइए। और जो लगाने वाले लोग हैं वो आपके सब चैनलों पे, कुछ पे तो चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो व्यक्ति कौन है, किसके सहारे, किसके साथ तस्वीरें हैं? कोई बीजेपी का नेता ऐसा नहीं जिसके साथ तस्वीर नहीं है। इसलिए सभी लोगों के उनके सम्मान के लिए और शंकराचार्य जी के सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। अब नेम पॉलिटिक्स की बात भी करते हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरल से केरलम करने पर मंजूरी दे दी थी। केरल में वामपंथी सरकार है जिसने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव दिया था केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। अब कल की इस मंजूरी पर आज राजनीति हो रही है और इस मंजूरी की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। केरल में कुछ महीनों के बाद चुनाव है। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव के कारण केरल का नाम बदला गया है? इसी नेम पॉलिटिक्स में दूसरा एंगल भी है, जिसमें ममता बनर्जी पूछ रही हैं कि जब केरल केरलम हो सकता है तो पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने को लेकर मोदी सरकार क्यों तैयार नहीं है? केरल का नाम बदल चुका है, उस पर प्रतिक्रिया थोड़ी कम तीखी है। मामला ज्यादा पश्चिम बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ये चाहती है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला कर दिया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, लेकिन केंद्र ने इस पर मंजूरी नहीं दी है। अब जब केरलम हुआ तो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की तरफ राजनीतिक बंदूक तान दी और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने केरल के लोगों की भावनाओं को तो समझा, लेकिन बंगाल के लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं और इसी वजह से बंगाल का नाम नहीं बदला जा रहा है। ये भी कहा कि मोदी सरकार ने केरल का नाम केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी इसलिए दी है क्योंकि उन्हें चुनाव में इसका फायदा मिलने की संभावना दिख रही है। बीजेपी का तर्क है कि पश्चिम बंगाल के बंटवारे का एक इतिहास है। ममता बनर्जी नाम बदलकर इस इतिहास को मिटाना चाहती हैं, इसीलिए वो पश्चिम बंगाल को बांग्ला करने पर जोर दे रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल को बांग्ला करने के मामले में ममता बनर्जी को CPM और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ मिल रहा है।
দেখুন কেরালার নাম হয়েছে, এতে আমরা খুশি। কংগ্রাচুলেশন টু কেরালা অফ মাই ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স। কিন্তু সাথে সাথে এটা আমি নিশ্চয়ই বলবো যে আমাদের বাংলা রাজ্যের নাম দেওয়ার ব্যাপারটা আমরা 2-3 বার করে বারবার কেন্দ্রের থেকে সংশোধনী এসছে, যা যা বলেছে সব করে দিয়েছে, কিন্তু গত 5 বছর ধরে বাংলা নামটা কিছুতেই ওরা দিচ্ছে না। अब इसमें क्या है ना, अदर स्टेट्स हैव आल्सो प्रपोज्ड नेम चेंजेस। मैं कह नहीं सकता ना, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अगर ममता बनर्जी ने इसकी मांग की, अगर की है तो मरकज को ये कबूल करना चाहिए। टूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।